हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1 2 3 फिजिक्स। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कर्नाटका सीटी 2016 का फिजिक्स पेपर को हाफ डिस्कस कर लिया था, तो आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग हाफ पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। यस, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट इज अरेंज्ड एज शोन। यहां पे एक कंडक्टिंग वायर है, इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है। हमें इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बोलनी है, तो कैसे बोलेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पूरे सर्कल की वजह से नहीं है, सिर्फ आर्क की वजह से है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी ड्यू टू आर्क, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, सही है, इनटू थीटा। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड आर्क की वजह से ढूंढने के लिए। तो अब यहाँ पे दो आर्क है, एक जिसका रेडियस R1 है और एक आर्क जिसका रेडियस R2 है। तो इन दोनों की वजह से अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, दोनों में करंट सेम बह रहा है आई, डिवाइडेड बाई 4 पाई, फर्स्ट वाले के लिए लिख रहे हैं तो रेडियस R1 इनटू थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाई 6। तो यहां से पाई और पाई काट देंगे तो B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 24 R1। दिस इज ड्यू टू फर्स्ट वायर। और इसमें देखिए करंट कैसे बह रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में। तो करंट अगर क्लॉकवाइज सेंस में बहेगा तो थंब किधर दिखा रहा है, अंदर, यानी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इनसाइड। नेक्स्ट सेकेंड, अगर दूसरे आर्क की वजह से देखेंगे तो उसके लिए आएगा सेम, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई R2, रेडियस R2 इनटू अगेन पाई बाई 6। थीटा इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री है, जिसको रेडियन में लिखेंगे तो कितना होगा, पाई बाई 3। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, पाई बाई 3 आएगा, तो ये वाला 12 आएगा। तो यहाँ पे आएगा म्यू नॉट आई बाई 12 R1, तो यहाँ पे भी सेम पाई बाई 3 बाई 3। तो ये वाला पाई इसके साथ निकाल देंगे तो B2 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 अगेन 12 R2। यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले आर्क में करंट ऐसे बह रहा है, तो करंट को अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो थंब किधर दिखा रहा है, बाहर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जिसका डिस्टेंस कम होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि B1 बड़ा होगा किससे, B2 से। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम लिखेंगे B इज इक्वल टू B1 माइनस B2। माइनस क्यों कर रहे हैं, B1 का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, B2 का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इसीलिए माइनस कर रहे हैं। तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 12, दोनों में कॉमन आएगा। तो इसमें क्या बचेगा, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। देखिए कोई ऑप्शन मैच करता है क्या, म्यू नॉट आई बाई 12 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाई ए करंट ऑफ 20 एम्पियर ओवर 1 आवर 30 मिनट्स। तो 1 घंटा 30 मिनट के अंदर 20 एम्पियर करंट की वजह से कितना चार्ज बहेगा, ये हमें बोलना है। तो करंट दे रखा है 20 एम्पियर, टाइम दे रखा है 1 आवर 30 मिनट विच इज इक्वल टू 90 मिनट इंटू 60 सेकेंड, सही है। 90 मिनट इंटू 60 सेकेंड करेंगे तो ये कितना आएगा, 5400, सही है, सेकेंड। अब आपको चार्ज बोलना है तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इंटू टी, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 54
00, सो इट इज़ 108,000 बराबर। तो अगर आप पीछे पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ये होगा 10.8 10 पावर 4 1 2 3 4 कूलम। देखिए कोई ऑप्शन मैच करता है क्या? 10.8 10 पावर 4 कूलम। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, यानी कि ये वाला गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जिसे हम कैपिटल जी बोलेंगे 50 ओम, राइट। एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। करंट दे रखा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यानी कि आई जी 5 मिली एम्पियर, यानी कि डिवाइडेड बाई 1000 लिख देता हूँ यहाँ पे एम्पियर बराबर। उसके बाद गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 20 वोल्ट। तो आपको V दे रखा है 20 वोल्ट। तो आपको पूछा गया है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए जो सीरीज में जोड़ा जाए, है ना। जैसे कि हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको ह्यूज रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना होता है। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन में सीरीज दिख रहा है वो उतने सही है, और जिनमें पैरेलल है ये वाले तो गलत है। अब बस कैलकुलेट करके देख लेते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई जी माइनस कैपिटल जी, राइट। V की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 50। ये और ये काट देंगे तो 4, ये 1000 ऊपर ले लेंगे तो 4000। R इज इक्वल टू 4000 minus 50, so it is 3950 ohm in series। अगर आप इतना रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा? वोल्टमीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है Chi1 and Chi2 are the susceptibilities of paramagnetic material at temperature T1 Kelvin and T2 Kelvin respectively। तो यहाँ पे susceptibilities हमें दी गई है, इनके रिलेशन हमको बताने हैं। तो देखिए फ्रॉम क्यूरीज लॉ क्या कहता है क्यूरीज लॉ? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट C डिवाइडेड बाई T, राइट। तो इस T को इधर ले लेंगे तो ससेप्टिबिलिटी इनटू टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट बराबर। यानी कि Chi1 T1 इज ऑलवेज इक्वल टू Chi2 T2 इक्वल टू Chi3 T3। इस तरीके से चलता रहेगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। लेकिन एट प्रेजेंट जो इस ईयर एग्जाम लिखने वाले हैं 2024 में, तो उनके लिए ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये भी डिलीटेड सिलेबस में है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एट ए सर्टेन प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 3 गॉस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि BH की वैल्यू दी गई है 3 गॉस, राइट। और एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस इज डेल्टा दे रखा है 30 डिग्री। आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बोलनी है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए आप लिखेंगे फॉर्मूला BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा बराबर। तो यहाँ से B की वैल्यू हो जाएगी BH डिवाइडेड बाई cos डेल्टा। तो BH की वैल्यू कितनी है? 3 डिवाइडेड बाई cos डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू 30 डिग्री, cos 30 इज √3/2 आता था, ये यहाँ पे ले लेंगे। तो ये वाला इसके साथ काट देंगे तो ऊपर आएगा 2√3, सही है 2√3। इसको अगर आप देखेंगे तो ये होगा 2 × 1.73, राइट। अप्रॉक्सीमेट आंसर आना चाहिए 3.5 गॉस के बराबर। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी। जहां तक इस ईयर आने वाले टॉपिक्स है उसके अंदर ये वाला टॉपिक आपका डिलीटेड है। अर्थ मैग्नेटिज्म अभी सिलेबस को नहीं है, तो ये प्रीवियस में था इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिंग मैसेज सिग्नल ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज कॉल्ड। तो ये वाला भी कम्युनिकेशन सिस्टम नाम का एक चैप्टर था एनसीईआरटी बुक में, चैप्टर नंबर 15 पे। अभी इस चैप्टर को डिलीट किया हुआ है, तो इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन अभी आपके लिए सिलेबस में नहीं रहेगा, आपके एग्जाम्स में दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। जब एक मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव के ऊपर हम इम्पोज कर देते हैं तो इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे हम? मॉड्यूलेशन। सो इट इज आउट ऑफ सिलेबस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है
ए लॉन्ग सोलेनॉइड विथ एन विथ 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो आपको एन दे रखा है 40 पर सेंटीमीटर है, तो इसको इंटू 100 करना चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर मतलब 10 पावर माइनस 2 डिवाइड वाइड करना है तो ऊपर आ जाएगा, तो ये वाला प्लस 10 पावर 2 यानी कि 4000 एन की वैल्यू है। कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, आई दे रखा है 1 एम्पियर। आपको पूछा है मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो अब यहाँ पे B के लिए सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट एन आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट बराबर। तो अभी आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट बराबर। ये वाला म्यू नॉट इसके साथ काट दिया आपने। अब वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई 10 पावर माइनस 7 इंटू एन स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे देखिए कितने जीरोज है 3 जीरोज, तो स्क्वायर करने के बाद 6 जीरोज आएंगे इंटू आई स्क्वायर। आई की वैल्यू तो 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये वाला 2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें से निकाल देंगे तो -1 बच रहा है, तो ये वाला 2 इसमें निकाल देंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। 8 इंटू 4 32 पाई 10 का पावर -1। एक पॉइंट अगर शिफ्ट कर लेंगे तो ये होगा 3.2 पाई जॉल पर मीटर क्यूब। देखिए कोई ऑप्शन है क्या ऐसे वाला 3.2 पाई। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ए व्हील विथ स्पोक्स ऑफ 10 स्पोक्स ईच ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड with uniform angular velocity omega in a plane normal to the magnetic field. The EMF between the axle and the rim of the wheel is, ये व्हील है, ये स्पोक्स हैं इस तरीके से, राइट। ऐसे 10 स्पोक्स है इसमें, इसको घुमाया गया है कितनी स्पीड से ओमेगा, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है L है। आपको इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो इसके लिए आप मान सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू रोटेटिंग रॉड। रोटेटिंग रॉड, ये जो व्हील वाला क्वेश्चन है इसको आप मान सकते हैं कौन से क्वेश्चन के बराबर, रोटेटिंग रॉड। जैसे कि ये वाला रॉड है यहाँ पे फिक्स है, ये रॉड ऐसे घूम रहा है कितनी स्पीड से ओमेगा, इसकी लेंथ कितनी L। इसमें जो EMF आएगा वो EMF के लिए फॉर्मूला होता है हाफ L स्क्वायर ओमेगा इंटू बी। क्या होना चाहिए फार्मूला, हाफ L स्क्वायर ओमेगा बी। ये फार्मूला आएगा, कैसे आएगा, मोशनल EMF के लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू VBL, राइट। अगर आप इसके लिए देखेंगे तो वेलोसिटी इसकी 0 है, इसके लिए देखेंगे तो आपकी वेलोसिटी होगी ओमेगा L। अगर आप एवरेज निकालते हैं तो यहाँ पे V एवरेज इज इक्वल टू एक एंड का 0 है, दूसरे एंड का ओमेगा L डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा L डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसके अंदर रखते हैं तो E इज इक्वल टू आपको मिलेगा ओमेगा L B इंटू L डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू हाफ ओमेगा L स्क्वायर B। तो यही वाला है ना, तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन B। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, राइट। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज AC सर्क्यूट इज। तो आपको IRMS दे रखा है, क्या दे रखा है IRMS, कितना है 6 एम्पियर। द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर द कंप्लीट साइकिल, आई एवरेज पूछा है जिसकी वैल्यू क्या होगी 0। क्यों, जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो एवरेज जब फाइंड करोगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, दोनों का सम करेंगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा 0। तो जब भी हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं AC के लिए हम सिर्फ हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं, फुल साइकिल के लिए कितना आता है 0। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन C। आई थिंक ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड, C दे रखा है आपको 10 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट, कनेक्टेड टू एन AC सोर्स एंड AC एमिटर
इफ द सोर्स वोल्टेज वेरीज एज V इज इक्वल टू, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दे रखा है आपको 50√2 साइन 100t, राइट। द रीडिंग ऑफ द अमीटर, अमीटर जो मेजर करेगा वो होगा IRMS। क्या होगा? IRMS। जो भी मीटर मेजर करता है वो हमेशा RMS वैल्यू को ही मेजर करता है, तो आपको IRMS चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो T के बाजू में होगा ये आपका ओमेगा है। क्या है ये? ओमेगा, राइट। तो यहाँ से अगर आप XC लिखते हैं तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा C विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना है ये? 10 पावर -6। 1 2 3 इसमें से निकालेंगे -3 ऊपर लेके जाएंगे तो +3, तो ये होगा 1000 बराबर। ये आपका है V0 पीक वैल्यू V0, लेकिन मेरे को IRMS चाहिए तो पहले मैं लिखूंगा VRMS जो कि किसके बराबर होगा? V0 डिवाइडेड बाई √2। V0 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5√2 डिवाइडेड बाई √2 करेंगे तो ये √2 इसके साथ निकाल दिए तो कितना आ रहा है? 5। अभी चलिए IRMS ढूंढते हैं। IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई XC। क्लियर? अब VRMS की वैल्यू हमको पता है 5, ये वाला 1000, तो ये 1000 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पावर -3 हो जाएगा, तो ये आएगा 5 मिली एम्पियर, राइट। देखिए कोई ऑप्शन है क्या इसमें? तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन C। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है सीरीज LCR सर्किट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L, C एंड R रेस्पेक्टिवली आर 40 वोल्ट, 120 वोल्ट, 60 वोल्ट, देन द वोल्टेज ऑफ सोर्स इज। तो यहाँ पे आपको VL दे रखा है 40 वोल्ट है, और VC दे रखा है 120 वोल्ट है, और VR दे रखा है कितना है? 60 वोल्ट। आपको VRMS बोलना है, V बोलना है आपको, VRMS। तो कैसे बोलोगे आप? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू √VL माइनस VC होल स्क्वायर प्लस R², VR², राइट। तो यहाँ पे VL की वैल्यू कितनी है? 40 माइनस 120 इसका स्क्वायर प्लस 60 इसका स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर 6400 प्लस 3600, तो इसका आंसर आएगा √10,000 विच इज इक्वल टू 100 वोल्ट। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन D। आई थिंक यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया इन ए सीरीज LCR सर्किट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय दिस मच। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज दे रखा है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/3 बराबर। आपको पूछा गया कि वो एवरेज पावर बताना है कंप्लीट साइकिल के ऊपर, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P एवरेज इज इक्वल टू IRMS VRMS इंटू cos phi बराबर। और IRMS को आप क्या लिख सकते हैं? I0 बाई √2। VRMS को क्या लिख सकते हैं? V0 बाई √2 cos phi, cos यहाँ पे देखिए phi की वैल्यू कितनी है? π/3 cos π/3। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा I0 इंटू V0 √2 इंटू √2 इज 2, cos π/3 की वैल्यू 1/2, तो इसको देखेंगे तो ये होगा I0 V0 डिवाइडेड बाई 4। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या इसके लिए? तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन B। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज टू स्टेरलाइज मिल्क। मिल्क को स्टेरलाइज करने के लिए कौन सा वाला रेडिएशन हम यूज करेंगे? तो उसके लिए जो रेडिएशन यूज होता है वो कौन सा होता है? यूवी रेस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है प्लेन ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड ओवर वेरियस कलर्ड लेटर्स वायलेट, ग्रीन, येलो, रेड, द लेटर विच अपीयर्स राइज्ड मोर। तो यहाँ पे क्या किया हमने? ऐसे एक ग्लास प्लेट को रखा है, वायलेट, ग्रीन, येलो, रेड, राइट। इस तरीके से हमने एक ग्लास प्लेट रखा है अलग अलग कलर के ऊपर, तो इनमें से कौन सा वाला कलर ऊपर तक शिफ्ट हुआ हुआ लगेगा? तो यहाँ पे देखिए जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट इसका फॉर्मूला होता है थिकनेस इंटू 1 - 1/μ, राइट।
तो यहाँ से जिसके लिए म्यू की वैल्यू कम होगी, सही है, उसके लिए शिफ्ट कम आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये जितना कम होगा इनका डिफरेंस उतना कम आएगा, सही है। अगर ये ज़्यादा होगा तो डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू पे। लग रहा है इन्वर्सली है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, म्यू जितना बड़ा होगा ये नंबर उतना छोटा आएगा, ये डिफरेंस उतना बड़ा आएगा, राइट। और जो म्यू होता है वो लैम्डा स्क्वायर पे इन्वर्सली डिपेंड करता है, सही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि शिफ्ट की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर के ऊपर इन्वर्सली डिपेंड कर रही है, यानी कि जिसका छोटा वेवलेंथ होगा उसकी शिफ्ट ज़्यादा होगी। तो इसमें वेवलेंथ सबसे छोटा किसके लिए होता है, वायलेट। तो इसलिए सबसे ऊपर ऊपर कौन सा कलर फील होगा हमको, वायलेट। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके लिए, ऑप्शन डी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आप ऐसे कंफ्यूज मत कर लीजिए कि ये इन्वर्सली दिख रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं है। ये वाला जितना बड़ा नंबर रखेंगे यहाँ पे इसका डिफरेंस, ये जो रेशियो है ये छोटा आएगा। ये छोटा नंबर अगर माइनस में निकाल देंगे तो भी आंसर बड़ा ही रहेगा ना, तो इसलिए ये वाला डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, राइट। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू 4 ट्रांसपेरेंट मीडिया विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस n1, n2, n3 and n4 as shown. The surface of media are parallel if the emergent ray DE is parallel to incident ray AB. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, हमारे पास 4 ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक का n1 और एक का n2 और एक का n3, लास्ट वाले का n4, सही है। और ये सारे सरफेसेस एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो हमें बोला गया कि ये जो एमर्जेंट रे DE है ये पैरेलल है किसके साथ, AB के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो नॉर्मल के साथ एंगल है और जो इसका जो नॉर्मल के साथ एंगल है ये दोनों सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, राइट। अब जहाँ तक हम जानते हैं स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n इंटू साइन थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसीलिए तो हम लिखते हैं n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, है ना। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है एक्चुअल में, n इंटू साइन थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या लिखूँ, n1 sin थीटा दिस वन इक्वल टू n4 ये वाला मीडियम, यहाँ पे भी एंगल कितना है, साइन थीटा। दोनों साइड के साइन थीटा काट देंगे तो n1 की वैल्यू किसके बराबर, n4 के बराबर। आई होप कि ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. It produces an erect enlarged image if the distance of the object from the lens is. तो आपको क्या बोला है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और ये क्या कर रहा है, एक इमेज बना रहा है जो कि इरेक्ट है, एनलार्ज्ड है। तो जैसे कि हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर रखा जाता है, सही है, तो इसकी इमेज इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड बनती है। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ दिया है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो देखिए ये वाला नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, वो वाला भी नहीं होगा, होगा तो यही वाला। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जब भी आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस रखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस उसका इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बना देता है, जिसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ए रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डिविएशन व्हेन इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। तो यहाँ पे क्या बोला है, आपको एक इक्विलैटरल प्रिज्म है यानी कि 60 डिग्री एंगल है ना, इसमें से जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो मिनिमम डिविएशन सफ़र कर रही है। तो मिनिमम डिविएशन की कंडीशन क्या होती है कि जो रे ऑफ लाइट प्रिज्म में से पास करेगी वो बिल्कुल पैरेलल टू द बेस जाएगी, सही है। तो यहाँ पे ये वाला आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस, सही है। तो अब आपको कंडीशन पता है, मिनिमम डिविएशन की कंडीशन क्या होती है, आई की वैल्यू ई के बराबर होती है, R1 R2 किसके बराबर होते हैं, a/2 के बराबर होते हैं, राइट। तो आपको पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो आपको आई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आई। तो एक काम करिए, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाइए, राइट। तो यहाँ पे n की वैल्यू दे रखा है आपको, कितनी है, √2। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई
साइन आर, सही है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू किसके बराबर है, a/2। ए कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मतलब ये कितना आएगा 30 डिग्री। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ से अगर रख देंगे तो ये होगा √2, साइन आई नहीं पता है एज इट इज रखिए, डिवाइडेड बाई साइन 30, आर की जगह पे मैंने 30 रख दिया, तो ये साइन 30 की वैल्यू है 1/2, इसको इधर लेके आइए, √2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू साइन आई, देयरफॉर साइन आई इज इक्वल टू 1/√2, सही है। तो साइन आई में 1/√2 कब आता है, जब आई की वैल्यू 45 डिग्री होगी, यानी कि आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए सही ऑप्शन मैच कर रहे हैं ऑप्शन बी। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, वन स्लिट इज कवर्ड विथ ए रेड फिल्टर एंड द अदर विथ ए ब्लू फिल्टर, देयर शैल बी। तो क्या बोला है, YDSC एक्सपेरिमेंट में हमने यहां से व्हाइट लाइट ली है, राइट, और यहां पे एक पे हमने लगा दिया रेड फिल्टर, दूसरे पे हमने लगा दिया ब्लू फिल्टर, क्लियर। तो अब यहां से रेड लाइट आएगी और यहां से ब्लू लाइट आएगी, तो यहां पे फ्रिंजेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, नहीं बन सकता है। क्यों, इसका वेवलेंथ अलग है, इसका वेवलेंथ अलग है, इसका वेवलेंथ अलग है, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग, दोनों का वेवलेंथ अलग, तो उस टाइम पे इंटरफियर होना पॉसिबल नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें देखिए कौन सा वाला सही है, नो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों स्लिट से आने वाली लाइट का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बदल जाती है तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 मिलीमीटर, द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज। तो आपको क्या बोलना है, सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलना है। तो जैसे कि हम जानते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डाइफ्रैक्शन इज बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब हम फ्रिंज विड्थ निकालते हैं तो वो होती है लैम्डा डी बाई डी, लेकिन जब हम डाइफ्रैक्शन में फाइंड करते हैं तो ये उसका डबल होती है, राइट। तो आपको चाहिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई डी, सही है। बीटा को अगर आप डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन से सेपरेट डिवाइड कर देते हैं तो उस टाइम आपको मिलेगा, तो ये डी इधर ले लीजिए, तो इधर बचेगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। सो थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा कितना दिया आपको 600 नैनोमीटर 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई ये कितना है 0.2 इंटू 10⁻³ बराबर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये -3 इसमें निकाल देंगे तो -6, ये वाला 0.2 उड़ा देंगे तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ जाएगा, तो ये वाला 1 2 3 आप इसमें से निकाल देंगे तो ये -3, तो यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 काट देंगे तो यहाँ बचेगा 6 इंटू 10⁻³ देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या इसके लिए, तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। आई होप कि ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स इज ए गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द अपर्चर इज 4 मिलीमीटर एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 400 नैनोमीटर, राइट। तो यहाँ पे बोला है कि कितने डिस्टेंस के लिए हम रे ऑप्टिक्स को अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमें फाइंड करना होता है फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। क्या फाइंड करना होता है, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। फ्रेस्नेल डिस्टेंस जितना आता है वहां तक हम रे ऑप्टिक्स को यूज कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस ZF इज इक्वल टू d² डिवाइडेड बाई लैम्डा। अपर्चर कितना है यहाँ पे 4 मिलीमीटर, राइट। तो यहाँ पे 4 इंटू 10⁻³
इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है 400 10 पावर माइनस 9। तो आप इसको देखेंगे तो ये 16 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 400 10 पावर माइनस 9, राइट। तो यहाँ से 1 0 2 0 इसमें से निकाल देंगे तो -7, ये वाला इसमें निकाल देंगे तो अभी एक -1, ये वाला इसको काट देंगे तो ये 4, ये -1 ऊपर ले लेंगे तो 10, तो विच इज इक्वल टू 40 मीटर। तो इसका मतलब फ्रेस्नेल डिस्टेंस बता रहा है कि अप टू 40 मीटर हम रे ऑप्टिक्स को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 40 मीटर, सारे ऑप्शन 40 मीटर से नीचे वाले ही है, अप टू 40 मीटर, यानी कि सारे ऑप्शन में आप रे ऑप्टिक्स को वैलिडेट कर सकते हैं, राइट। अगर कोई ऑप्शन 50 होता तो वहाँ पे आप रे ऑप्टिक्स नहीं लगा सकते हैं। रे ऑप्टिक्स कहाँ तक लगेगा इस कंडीशन में 40 मीटर तक। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इसके लिए सारे ऑप्शन सही है, ए बी सी और डी, राइट। इफ द डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू फ्रेस्नेल डिस्टेंस we can apply ray optics. If distance is more than Fresnel distance then we cannot apply ray optics, right? चलिए आई होप कि ये वाला क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू1 न्यू2 एंड न्यू3 इज एज शोन इन द ग्राफ। तो आपको यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबका सैचुरेशन करंट सेम है, मतलब करंट के अंदर सबकी वैल्यू लास्ट में आके एक ही जगह पे कांस्टेंट हो रही है, तो सबकी इंटेंसिटी सेम है। लेकिन हमें इंटेंसिटी पे नहीं, फ्रीक्वेंसी पे बात करनी है। यहाँ पे देखिए न्यू1 फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, न्यू2 फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल V02, न्यू3 पे V03। स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना हाई होगा वहाँ से आने वाला इलेक्ट्रॉन उतना ही हाई एनर्जेटिक होगा, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है उसको रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज़्यादा चाहिए, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, राइट। जितना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतनी हाई फ्रीक्वेंसी। बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा है? V03। इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू3। और नेक्स्ट V02 करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी न्यू2, V01 करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी न्यू1। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यानी कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? न्यू3, उसके बाद कौन? न्यू2, और सबसे छोटा कौन? न्यू1। तो इसमें सही ऑप्शन आना चाहिए न्यू1 इज स्मॉलर देन न्यू2, न्यू2 इज स्मॉलर देन न्यू3। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड टू ए पोटेंशियल ऑफ 400 वोल्ट। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया कितने वोल्ट लगा के? 400 वोल्ट। तो हमको पूछा गया कि इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा। तो हम जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 डिवाइडेड बाई रूट V एंगस्ट्रॉम, राइट। तो अगर आप इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो ये होगा 12.3 डिवाइडेड बाई रूट V की वैल्यू कितनी है? 400 वोल्ट, 400 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 12.3 डिवाइडेड बाई 400 का रूट 20, सही है। तो ये वाला हो जाएगा 1.23 डिवाइडेड बाई 2, मैंने 0 को शिफ्ट कर लिया है। अब इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.6 के आसपास में, सही है। तो यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? 0.06, क्लियर। सॉरी ये 0.6 आएगा, 0.6 एंगस्ट्रॉम। तो अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो एक और जीरो लेना पड़ेगा हमको, 0.06 नैनोमीटर। तो देखिए कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आपको ई दे रखा है जो कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, राइट। अब आगे क्या पूछा है आपको? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बोल के पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मॉड टोटल एनर्जी के बराबर होती है। टोटल एनर्जी -3.4 है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी के बराबर होती है, यानी कि 2 × -3.4 विच इज इक्वल टू -6.8
8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी 3.4 और पोटेंशियल एनर्जी -6.8। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n = 4 टू n = 1 लेवल द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। तो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट पे जंप मार रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप मारेगा तो इसका चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? देखिए तो यहां पे इसका अगर मैं मोमेंटम लिखूं L इनिशियल विच इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई होता है। तो यहाँ पे 4H डिवाइडेड बाई 2 पाई, सही है। यहाँ पे इसको फाइनल बोलेंगे LF इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई विच इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई 2 पाई। चेंज चाहिए L फाइनल माइनस L इनिशियल विच इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस 4H डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा -3H डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी कि मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है उसीलिए माइनस आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए जो मॉड है वो किसके बराबर है? 3H डिवाइडेड बाई 2 पाई। बताइए कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए? इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। आई थिंक ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? ए रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ 10 डेज। तो आपको यहाँ पे हाफ लाइफ दे रखा है जिसे हम लिखेंगे T हाफ, जो किसके बराबर है? 10 डेज के बराबर है, राइट। उसके बाद हमको बोला गया है कंटेन्स 1000 X एलिमेंट्स। तो N0 इज इक्वल टू 1000 X एलिमेंट्स, सॉरी X न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर 5 डेज। तो आपको टाइम दे रखा है तो T इज इक्वल टू 5 डेज, आपको N बोलना है। स्टार्टिंग टाइम में हमने लिया था 1000 न्यूक्लियस, है ना। उस एलिमेंट का हाफ लाइफ कितना है? 10 डेज है। हमने उसको 5 दिन बाद देखा है, तो अब कितने रिमेनिंग रह गए ये हमें बोलना है। तो इसके लिए हम जानते हैं जो टाइम होता है वो N इंटू टी हाफ के बराबर लिखा जाता है, सही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से T की वैल्यू 5 और N एज इट इज, टी हाफ की वैल्यू हम लिख देंगे 10। तो यहाँ से N पता चल गया आपको 1/2। N की वैल्यू कितनी है? 1/2। उसके बाद हम जानते हैं N डिवाइडेड बाई N0 जो होता है वो 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर N के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ से N की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? N0 डिवाइडेड बाई 2 पावर N। बताइए N इज इक्वल टू N0 की वैल्यू कितनी है? 1000x डिवाइडेड बाई 2 पावर 1/2, 2 पावर 1/2 यानी कि √2, सही है। सो इट इज 1000 डिवाइडेड बाई √2, ये वाला x एज इट इज। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 707 पॉइंट में सम नंबर x। तो देखिए कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? एन एलिमेंट x डिकेज इनटू z इन बाय ए 2 स्टेप प्रोसेस। तो यहाँ पे x एलिमेंट z एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। कितने प्रोसेस है? 2 प्रोसेस है। तो हमको बोलना है कि x और z क्या है? आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोन है, क्या है ये हमें बोलना है। तो यहाँ पे देखिए ये x, इसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं z है, राइट, और मास नंबर a है। ये वाला है नया एलिमेंट बन गया y, जिसमें से एक हीलियम चला गया 2He4, एक हीलियम चला गया। अब देखिए आपके पास कितने एटॉमिक नंबर था पहले? z, उसमें से कितना जा चुका है? 2, तो बचा कितना? z-2, सही है। मास नंबर पहले a था, उसमें से कितना चला गया? 4, तो बचा कितना? a-4। ये फर्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट y एलिमेंट डीके करता है नए एलिमेंट में, z एलिमेंट में, प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना था? z-2, मास a-4 बराबर। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है तो इसका z 1 से इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2, तो इसकी z की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि +2 करना पड़ेगा। तो z-2 +2 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? z। मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा तो ये a-4 एज इट इज बराबर। अब अगर आप कंपेयर करेंगे x और z को, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर क्या होता है? आइसोटोप होता है। क्या होता है? आइसोटोप।
तो देखिए एक्स एंड जेड आर आइसोटोप्स, तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कोई एलिमेंट एक्स अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उस टाइम पे इसका जेड डिक्रीज होता है और ए 4 से डिक्रीज हो जाता है। वहीं पे अगर कोई एलिमेंट एक्स इसमें से बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो उस टाइम नया एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। अगर एक बीटा पार्टिकल निकला है तो 1 से बढ़ जाएगा, प्लस मास नंबर एज इट इज रहेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर 4 बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो यहाँ पे Z+4 होगा, राइट। आई थिंक ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? ए न्यूक्लियस ऑफ मास 20 U एमिट्स ए गामा फोटोन ऑफ एनर्जी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट if the emission assumes to occur when the nucleus is at rest, then the nucleus will have kinetic energy, right। तो यहाँ पे देखिए कोई न्यूक्लियस है आपके पास जिसका मास 20 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, राइट। तो ये रेस्ट में है। कुछ देर बाद इसमें कुछ हुआ जिससे एक गामा फोटोन निकलता है जिसकी एनर्जी दी है हमको, जिसकी एनर्जी कितनी है? 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी है। ये फोटोन आगे की तरफ चला गया बोल के हम मान लेते हैं। तो इनिशियली मोमेंटम कितना था? रेस्ट। तो फाइनली भी मोमेंटम कितना होना चाहिए? रेस्ट, यानी कि 0 ही होना चाहिए। तो अगर ये पार्टिकल आगे जा रहा है तो इसका मोमेंटम पॉजिटिव है। उस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए हमें एक नेगेटिव मोमेंटम चाहिए, तो हम मान लेंगे इसका मोमेंटम पीछे की तरफ है, इसका मोमेंटम आगे की तरफ। दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ये वाला 20 U, इसका जितना मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम इसका होगा, है ना। तो यहां से लिखेंगे मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन का मोमेंटम कैसे लिखा जाता है? E/c। कैसे लिखते हैं? E/c। अब आपको मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस पता चल गया तो आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे ke इज इक्वल टू p²/2m। सही है। तो अभी सारे वैल्यूज में पुट कर देंगे हम। तो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² यानी कि E² / c² इंटू 2m। सारे वैल्यू पुट कर लेते हैं। E की वैल्यू कितनी है? 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इंटू 10⁻6 मेगा के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 10⁻−19 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ उसका होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू मास कितना है? 20, लेकिन एटॉमिक मास में है तो 1.67 10⁻−27 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। जब आप इन सभी को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जब एक रेस्ट न्यूक्लियस में से 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके अगर फोटोन निकलता है तो उस टाइम वो न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? ए कांस्टेंट डीसी वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर वेरिएबल एसी वोल्टेज। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड? आपको एसी से डीसी बनाना है और उस डीसी को कांस्टेंट मेंटेन करना है। एसी टू डीसी बनाना है और उसको कांस्टेंट मेंटेन करना है, कांस्टेंट, राइट। अब देखिए एसी टू डीसी करने के लिए चाहिए रेक्टिफायर। क्या चाहिए? रेक्टिफायर। फर्स्ट में आएगा रेक्टिफायर, राइट। उसके बाद उसको कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए चाहिए रेगुलेटर। क्या चाहिए? रेगुलेटर। आप बताइए। तो इसमें बिगिनिंग में क्या चाहिए आपको? रेक्टिफायर चाहिए और एंडिंग में क्या चाहिए? रेगुलेटर। ऐसे कितने ऑप्शन है देखिए। फर्स्ट में रेक्टिफायर इसमें है, इसमें ये 2 है, लास्ट में रेगुलेटर चाहिए। तो हमें कितने ऑप्शन मिल गए? एक ही ऑप्शन। कौन सा वाला? ऑप्शन सी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन ए ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट वेरीज एज 0.4 मिली एम्पियर। तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा IC, राइट। ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ये वाला डिलीटेड पोर्शन से है, तो ये आप इसको स्किप कर सकते हैं। डेल्टा IC कलेक्टर यानी कि C, तो इसका जो भी वैल्यू है वो कितना है? 0.49।
मिली एम्पियर। नेक्स्ट, एंड एमिटर करंट वेरीज बाई 0.5 मिली एम्पियर। डेल्टा आई ई इज इक्वल टू 0.50 मिली एम्पियर, राइट। नेक्स्ट, द करंट गेन बोला है हमको, तो करंट गेन को बीटा बोल के लिखते हैं। बीटा का फॉर्मूला होता है डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई बी, राइट। लेकिन हमें आई बी नहीं दिया है, तो जो आई बी होता है डेल्टा आई बी वो डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी के बराबर होता है। एमीटर माइनस कलेक्टर कर लेते हैं तो हमें बेस करंट मिल जाता है, तो ये होगा 0.50 माइनस 0.49 विच इज इक्वल टू 0.01 मिली एम्पियर। अगर आप ये वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो 0.49 डिवाइडेड बाई 0.01, तो इसका आंसर आएगा 49। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाला नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो कि है ऑर गेट लॉजिक गेट, है ना। तो ये लॉजिक गेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं अभी आपके कर्नाटका सीटी वाले एग्जाम में आने वाले नहीं है, हो सकता है कि ये वाले आपके जेडब्ल्यू एग्जाम्स में आ जाए, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं। जब किसी गेट के दोनों इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए और सामने नॉट लगा दिया जाए तो ये नॉट गेट है। कौन सा गेट है ये? नॉट गेट। अगर मैंने यहाँ पे ए दिया है तो यहाँ पे ए का रिवर्स आएगा, तो हमने बोला इसको ए बार। यहाँ बी दिया है तो यहाँ पे आएगा बी बार, राइट। ये वाला हमारा एंड गेट है, जो एंड गेट क्या करता है, इसको आने वाले इनपुट को इनटू कर देता है। क्या कर देता है? इनटू करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ सी और इसको बोल रहा हूँ डी, तो ये क्या करेगा, इसको सी इंटू डी करेगा, और ये जो नॉट यहाँ पे लगा हुआ है वो नॉट इसको रिवर्स कर देगा, राइट। तो सी इंटू डी बार, इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, सी बार प्लस डी बार होगा, राइट। सी बार की वैल्यू सी किसके बराबर है? ए बार, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बार होल बार, प्लस डी किसके बराबर है? बी बार होल बार। तो इसका आंसर आएगा ए प्लस बी, राइट। तो जब प्लस करते हैं तो इसे बोलेंगे हम ऑर गेट, जब इनटू करते हैं तो हम बोलते हैं इसे एंड गेट। सो ये कौन से गेट के जैसा बिहेव कर रहा है? प्लस कर रहा है, यानी कि ऑर गेट है। आई होप कि ये वाला पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन से, इन क्वेश्चन में से आपको किसी में भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं, राइट। अगर आपके जो भी डाउट्स हैं इनके रिगार्डिंग छोड़ के और किसी टॉपिक में भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चन मेंशन कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, राइट। थैंक यू।